बैठिए तनुज। थैंक यू सर। If you are comfortable with the mask, you can continue. If you अगर आपको दिक्कत है तो हटा सकते हैं। तो हिंदी में है ना इंटरव्यू? जी सर, हिंदी में। तनुज, आप बरेली के रहने वाले हैं? जी सर। और आपका सब्जेक्ट जो कि ग्रेजुएशन में रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था जी। और आपका ऑप्शनल जो है वो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस है। और आईपीएस आपने नहीं ऑप्ट किया है, आईएएस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। क्रिकेट और उसकी कमेंट्री में आपकी दिलचस्पी है जी। तो आपका आइडल कौन है क्रिकेट में, ये बताइए, और क्यों उसको आप आइडल मानते हैं? सर, क्रिकेट की बात करें तो मैं सचिन तेंदुलकर साहब को देखना बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। हाँ, उसका सर कारण ये है कि जो जब से क्रिकेट देखना प्रारंभ किया है, जब से क्रिकेट देखा है सर, तो सचिन तेंदुलकर साहब के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस जो मैदान पे होती थी, चाहे ऑन फील्ड हो चाहे ऑफ फील्ड हो। और आजकल के समय में जो क्रिकेटर्स हैं वो तो अब इस समय तो अब खेलते नहीं हैं, तो अब आजकल के क्रिकेटर्स में किसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्या कारण? सर, वर्तमान में मैं रोहित शर्मा को देखना। रोहित शर्मा जी को क्या उनकी क्वालिटीज हैं, क्यों उनको आप पसंद करते हैं? सर, उनकी बैटिंग स्किल्स को, क्योंकि जितना लेट मूवमेंट के हिसाब से वो खेलते हैं, मैदान के चारों तरफ खेल सकते हैं और जो उनका पुल शॉट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक क्रिकेटर जो कि बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली थी, आजकल बड़ी मुसीबत में है, वो क्या, कहाँ है, वो क्या दिक्कत है? सर, जो क्रिकेटर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, वो नवजोत सिंह सिद्धू साहब। चलिए, हिंदुस्तान में नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो प्रॉब्लम है, और किसी और देश में कोई और क्रिकेटर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स? इसके अलावा पाकिस्तान में इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान की 1992 वर्ल्ड कप टीम के विजेता कप्तान। तो वहाँ क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है इस समय? और आप कोई इस बारे में अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ में आए हैं? इमरान खान साहब के साथ जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा उनका हो गया और सरकार उनकी जो है वो, जो कि पार्लियामेंट में विश्वास मत उन्होंने हासिल करना था, उससे पहले उन्हें संसद को भंग कर दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ भंग करने के पश्चात? सर, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको वापस से सेशन में विश्वास मत के लिए भी कहा है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैं इस बारे में जानना चाहता था कि पॉलिसी साइकिल कहलाती है एक, तो पॉलिसी साइकिल के 6 स्टेप्स होते हैं, उन 6 स्टेप्स के बारे में बता सकेंगे? जब भी सरकार, पहले पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाती है, फिर अगर वो सरकार बना लेती है तो वो जो मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि लोगों की उस बारे में एस्पिरेशंस है। तो उसको करने के लिए एक जो प्रोसेस होता है उसके 6 स्टेप्स होते हैं, उसमें वो 6 स्टेप्स कौन से हैं पॉलिसी साइकिल के? सर, इस बारे में नहीं आपको मालूम है? तो इसमें से कौन, ये बताइए कि आप पॉलिसी साइकिल के अंदर सिविल सर्वेंट का कहां पर पॉलिसी के मामलों में दखल रहता है? सर, एक सिविल सर्वेंट का पॉलिसी बनाने से लेकर के उसके इम्प्लीमेंटेशन तक पूरा दखल है सर। अगर पॉलिसी के लिए प्रारंभ से बात करी जाए तो जो लोगों का सबसे पहले किसी भी क्षेत्र या किसी भी जगह के बारे में, उसकी परेशानियों के बारे में, उसकी जो परेशानियां हैं उन सबको जानने से लेकर के, और उसके बाद उसके अनुरूप लोगों को किस तरीके से उसकी बेनिफिट हो सकता है, किस तरीके से विकास में योगदान दे सकते हैं, वहां से लेकर के उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन तक प्रत्येक जगह। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं, कौन से एक्ट्स हैं, और उनको क्या प्रोटेक्शन मिलता है? सीनियर सिटीजन्स के लिए सर, सरकार ने जो है, एक तो पेंशन स्कीम्स, कई सारी अलग अलग विभिन्न स्तरों पर पेंशन स्कीम्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने थोड़ा, जो कि सरकारी सेवा से रिटायर हो गए हैं सर, उनके लिए भी जो उनके अनुभव हैं उनको शेयर करने के लिए भी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके ऊपर वो अपने अनुभव अन्य लोगों के साथ जो वर्तमान में हैं या जो आने वाली पीढ़ी, मान लीजिए बच्चा जो है, लड़का जो है, और लड़का और बहू जो है, अब लड़के के माता पिता को घर से बेदखल कर देते हैं और वो आपके पास रोते हुए आते हैं, आप क्या स्टेप्स लेंगे उसमें? सर, अगर आप मान लीजिए कलेक्टर लगे हुए हैं मुझसे लेके, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे? सर,
सबसे पहले तो ये जो भी जब एक बुजुर्ग जो लड़के के माता पिता हैं वो आते हैं पास में, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या परेशानी हुई कि लड़के ने या लड़के की वाइफ ने जो है उनको घर से बाहर निकाला। उसके बाद दोनों को आमने सामने बैठा करके उनकी परिवार की काउंसलर के माध्यम से करवाने के प्रयास और करेंगे, इसका ताकि मान जो लीजिए कोई नतीजा नहीं निकलता है सर और आप कोशिश ये ये रहेगी। इस बात को मान लेते हैं कि हाँ ज्यादती हुई है उनके साथ, प्रॉपर्टी उनके नाम में थी और बेटे ने उनको दखल कर दिया, बेटे का दायित्व था कि उनको देखभाल करता, तो किस कानून का सहारा ले गया? सर वहां भावात्मक रूप से तो पहले आप कोशिश करेंगे, आप जो कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद अंततोगत्वा क्या करेंगे? सर कानून के बारे में नहीं मालूम। हाँ, कानून के बारे में। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसके कारण दोबारा लोगों के मन में ये भावना आई है कि एएफएसपीए एक्ट को रिपील कर दिया जाए। वो क्या घटना थी जिसके कारण दोबारा उनके अंदर एक इस बारे में जोश पैदा हुआ है कि देखिए ये बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं आर्म फोर्सेस के द्वारा? तो कुछ घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी। सर ये घटना नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये बता पाऊँगा कि हाल ही में एक असम और मेघालय के असम और मेघालय के बीच सीमा समझौता हुआ है, जिसके ऊपर आपस में जो है कई जिलों से दोनों प्रदेशों में कई जिलों से जो है वो कम कर दिया गया है। इसके अलावा नागालैंड से भी कुछ जिलों से कम कर दिया गया है। आखिरी प्रश्न मेरा, उत्तर प्रदेश को आप बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री थे जो एक दिन से कम मुख्यमंत्री रहे केवल? श्री जगदम्बिका पाल। अच्छा ये बताइए कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में कितना जानते हो आप? सर थोड़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी है और अधिकतर राजस्थान में या इसके भारत के सीमावर्ती इलाकों, इसके अलावा मध्य प्रदेश, कुछ भागों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। सर इसके कंजर्वेशन के लिए कोई एफर्ट हुए हैं? सर बिल्कुल, इसके सरकार जो है इसके लिए कंजर्वेशन के एफर्ट्स कर रही है। सर क्या एफर्ट्स हैं ये नहीं पता। अच्छा ये बताइए, करप्शन जो है, नॉर्मली हम करप्शन की बात करते हैं तो सरकार में करप्शन की बात करते हैं, सरकारी महकमे में। प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन होता है क्या? सर बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन होता है सर। होता है? जी सर। आपका मानना है। तो अब ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर के करप्शन को डील विद करने के लिए क्या मैकेनिज्म्स है? सर अगर करप्शन की बात करी जाए तो करप्शन केवल रुपए पैसे का ही मतलब नहीं है कि किसी को रुपए देके काम करा लिया। करप्शन जो है किसी भी जगह पर इलीगल इंक्रोचमेंट भी करप्शन हो सकता है सर, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट भी करप्शन हो सकता है। इसको सर डील करने के लिए करप्शन की कैटेगरी में हम नहीं रखे हैं। जी चलिए। सर इसको डील करने के लिए सर सरकार जो है कई तरीके के मैकेनिज्म अपनाती है। जैसे अगर किसी भूमि पर जो है इलीगल कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं क्या ऐसे कि भाई जहाँ प्राइवेट सेक्टर के करप्शन से पीड़ित व्यक्ति कोई हो तो वो कहीं जा सके या कोई रिड्रेसल ले सके? सर ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अभी हाल ही में आपका इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट भी है। अच्छा ये हाल ही में जो अमेरिका ने 3-4 बार हमें धमकियां दी हैं कि भाई अगर आपने रशिया से ये किया तो हम ये करेंगे, या वो अलग अलग दिए ना, तो हमें इसकी कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक इसकी चिंता करनी चाहिए? चूँकि भारत एक संप्रभु देश है, कोई भी दूसरे देश के धमकियों से या किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से भारत को नहीं डरना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कहता है कि हमें दोनों देशों से, जो हमारी पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति रही है, उसको अपनाते हुए हमें दोनों देशों से बराबर की दूरी रख करके और जो पुराने अपने हमारे उसूल हैं उसी के ऊपर चलना चाहिए हमें। देखो तब उससे उस पुराने उसूलों पे चलने देने के लिए कोई तैयार नहीं है, दोनों तरफ के गुट तैयार नहीं है। अमेरिका तो धमकी दे रहा है, सैंक्शंस डालने की बात कर रहा है। सर चूँकि हम संप्रभु देश हैं तो इसका हमारे ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए कि हम किसी हम दूसरे अगर देश हमारे की ऊपर सैंक्शंस लग गई, जी सर, अगर कोई प्रतिबंध हमारे ऊपर लग गए तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा? सर बिल्कुल असर होगा इसका।
किसी भी तो तरीके क्या की हमें प्रतिबंध उसकी फ़िक्र करनी चाहिए या नहीं? सर सैंक्शंस की फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन चूँकि हम संप्रभु देश हैं, तो ये हमारा खुद का फैसला होना अच्छा, चाहिए कि हम हमारे किस तरफ ऊपर जाना ऐसे चाहेंगे। प्रतिबंध पहले कब लगे थे? सर इससे पहले जो सैंक्शंस की बात करें, जो प्रतिबंध की बात करें सर, इससे पहले जब हमने 1999 में परमाणु परीक्षण किया था, सर उस दौरान अमेरिका ने लगाए थे हमारे ऊपर। फिर वो ख़त्म हो गए? हाँ सर, उसके बाद में ख़त्म हो गए। अच्छा, अच्छा, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये एक बता दीजिए कि रेवेन्यू कोर्ट्स जो है, उसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? क्या होता है? आप अपने स्टेट का बता सकते हैं। सर ये थैंक यू। अच्छा तनुज, ये बताओ कि अपने जो प्रधानमंत्री हैं जी। उनके जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, वो कौन कौन से मेजर आर्टिकल्स में है और क्या उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? सर आर्टिकल ऐसे नहीं बता पाऊँगा कि उनकी जो मेजर आर्टिकल्स हैं किस-किस में हैं, हाँ, लेकिन मतलब 1-2 वैसे बता पाऊँगा कि किस उसमें वर्णित बताइए है। बताइए जो आप बता सकते सर एक तो लोकसभा में सरकार का जो नेता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में लोकसभा के नेता हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है सीधा-सीधा उनका लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायित्व है सर सरकार के लिए। दूसरी बात ये है कि सर किसी भी सरकार के वेलफेयर के लिए काम करना जो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है, हैं। जो कि डीपीएस में भी सर हमारे वर्णित है सर। अच्छा, और क्या है? रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ विद थॉट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के भी विद्यार्थी रहे हैं, तो यमन में क्या समस्या है? पिछले 10 सालों से वहाँ झगड़े चल रहे हैं, आपने कभी गौर किया क्या समस्या क्या है वहाँ? सर यमन की बात करें तो मैं सिर्फ अभी इतना ही बता पाऊँगा कि हाउदी विद्रोहियों की समस्या वहाँ पर है सर, और थोड़ा ईरान का इन्फ्लुएंस होकर के समस्या हो रही है। ज़्यादा इस बारे में नहीं बता पाऊँगा। नहीं पता आपको? जी। वहाँ कम से कम 1.5 लाख लोग मर चुके हैं और 5-6 लाख लोग जो हैं वो इंजर हो गए हैं। आपको आइडिया नहीं है कुछ भी इसका? सर केवल हाउदी रेबल्स का ही एक आइडिया है बस। हाँ। ये समस्या किस जगह से शुरू हुई इसका कुछ पता है आपको? सर ये नहीं बता पाऊँगा। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम है या कुछ और भी इसका बाहरी अंग भी है कोई? सर इंटरनल प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन साथ-साथ विदेशी, अगर यमन की के हिसाब से बात करें सर, कुछ विदेशी ताकतों का भी कौन एक कौन तरह सी से हाथ होता है, विदेशी जैसे ताकतें हैं? ईरान। सर जैसे ईरान का थोड़ा इंटरफेरेंस है, साथ ही साथ सऊदी अरब का भी इंटरफेयर दोनों में रहता है। सऊदी अरब ये मतलब ये ऐसा माना जाता है कि वो अमेरिका के मतलब साथ में, या अमेरिका के उस गुट का एक साथी है। तो अच्छा इन अच्छा दोनों में थोड़ा दूसरा धार्मिक आधार पर कि शिया और सुन्नी, चूँकि ईरान शिया डोमिनेटेड है और सऊदी अरब जो है वो सुन्नी डोमिनेटेड है, तो उस हिसाब से भी वहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये जो इंटरनेट होता है ना, जिस पे नेट न्यूट्रलिटी का एक कंसेप्ट काफ़ी अरसे से चला जा रहा है कि ये जो इंटरनेट है ये न्यूट्रल होना चाहिए। सर न्यूट्रल होना चाहिए, जी। मतलब इसको पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी के फेवर में किसी के अगेंस्ट में। तो आपकी क्या विचारधारा है इसके बारे में? सर नेट न्यूट्रलिटी से तात्पर्य ये है कि किसी भी आर्थिक या सामाजिक भेदभाव में ना सभी को समान रूप से इंटरनेट की सुविधा प्रदान हो। और वर्तमान में चूँकि अगर हम देखें, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने इंटरनेट को काफ़ी बढ़ावा दिया है। कई सारे सरकारी कार्य जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए जो है हो रहे हैं। तो सभी को ये इंटरनेट जो है वो समान रूप से, समान गति से प्राप्त होना चाहिए, तीव्र गति से प्राप्त होना चाहिए सर। नहीं, जैसे अभी रसिया की बहुत सी वेबसाइट्स और बहुत से टेलीविज़न एंड अदर चैनल्स को नेट से हटा दिया गया है, तो क्या आप ये उचित समझते हैं कि ये नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है संसार से? सर ऐसा नहीं है सर, नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। नेट न्यूट्रलिटी से तात्पर्य सभी को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होना चाहिए। कंटेंट के ऊपर जो है वो सर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि अगर देश विरोधी या बहुत ज़्यादा हिंसात्मक कंटेंट है तो उसको रोका जाए सर। तो इसको आप हिंसात्मक समझते हैं क्या कि आप रशियन टेलीविज़न चैनल को भी हटा दें और उनके
रशिया वाले कोई स्पीच देते हैं उनको भी उठा दें, ये हिंसात्मक मानते हैं क्या? सर अगर देश विरोधी है या हिंसा को प्रोवोक कर रहा है सर तो उसको रोकना चाहिए। अच्छा, कौन से देश का विरोधी है? सर हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो भारत देश की बात कहूँगा। नहीं, नेट तो आपके भारत देश में नहीं है ना, तो पूरा संसार में है। तो सर कुछ चैनल जैसे अगर हम भारत देश का इंटरनेट नेटवर्क यूज कर रहे हैं सर हाँ। तो वहाँ पर कुछ वेबसाइट्स को या कुछ वीडियोस को बैन कर दिया, लेकिन अगर दूसरे देश में जाएंगे जहाँ उन्होंने बैन नहीं कर रखा जैसे सरकार, अपनी सरकार यहाँ पे जितने भी चैनल हैं जो सरकार के विरोध में बोलते हैं उनको बैन कर दे कि आप नेट पे नहीं आ सकते, तो फिर क्या करेंगे आप? सर सरकार का विरोध एक अलग बात है और देश का विरोध सर एक अलग बात है सर। चुनी हुई सरकार का विरोध एक अलग चीज़ है सर। अच्छा, शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई इसका विरोध कर रहा है सर तो सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो सर वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भड़काऊ भाषण जिसकी वजह से हिंसा हो सकती है वो चीज़ गलत है सर। तो इन दोनों की लाइन कहाँ खींचती है कि ये सरकार का विरोध है, ये देश का विरोध है? कैसे आप उसको अलग अलग कर सकते हैं? सर कैसे उनको अलग अलग कर सकते हैं सर, कि देश का विरोध है सर सरकार? अगर किसी वीडियो के जरिए या किसी कंटेंट के जरिए सर अगर हिंसा भड़क रही है जो कि चुनी हुई सरकार के विरुद्ध है, चुनी हुई सरकार की नीतियों के विरुद्ध है, तो सर वो देश विरोधी कहलाएगा सर। सॉरी, सरकार विरोधी कहलाएगा। अगर देश के सहिष्णुता और देश की जो विदेशों के प्रति छवि, विदेशों में जो छवि है अगर वो खराब हो रही है तो वो देश विरोधी होगा सर। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दें, बरेली की क्या विशेषता? बरेली से आते हैं, क्या विशेषता क्या है वहाँ की? सर बरेली में जरी जरूरी का काम काफ़ी फेमस है। इसके अलावा सर बरेली में बेंत के फर्नीचर के लिए उद्योग है वो फेमस है, और विमको फैक्ट्री जो बरेली में है वो। कौन सी फैक्ट्री? सर विमको जी सर, जो माचिस की जो चल रही थी, बंद हो गई है सर। अभी भी चल रही है, थोड़ी चल रही है। हाँ, बंद हो गई थी वो तो सर, बंद हो गई थी, लेकिन बीच में फिर से इसको प्रारंभ करने की कोशिशें जा रही हैं, तो अभी प्रोडक्शन वापस से शुरू हो गया सर। तो बेंत का फर्नीचर है, विमको है, और क्या है सर? इसके अलावा बरेली में IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर जानवरों पे और पेड़ पौधों पे सर रिसर्च होती है। मुख्यतः पोल्ट्री उत्पादों पे ज़्यादा रिसर्च होती है। और उत्तर पूर्वी रेलवे का बरेली में कारखाना है और DRM ऑफिस है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताओ, सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर जैसे मेरे डाउट से स्पष्ट है सर, 2010 में मैंने बीटेक किया था, लेकिन इसी दौरान मेरे पिताजी की असामयिक मृत्यु हो गई थी, तो मुझे अपना पारिवारिक कार्य जो है वो ITI चलाना, मैंने उसको ज्वाइन किया। जब ये ITI जो है वो इस्टेब्लिश हो गया थोड़ा, और अब उसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं हुई, तो फिर मैंने वापस अपने जो कोशिश, जो एक सपना जिसे कहते हैं सर सिविल सर्विस का, उस तरफ आने की कोशिश करी है सर। नहीं, लेकिन उसमें सर सपने बेटर का कारण क्या है? एक तरह से सर बेटर करियर अपॉर्चुनिटी, या जो मेरे एक सपना उसको पूरा करने की लगन। नहीं, मतलब वो सपना क्या है? बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए सर। बहुत कैडर अपॉर्चुनिटी, आप टेक्निकल बैकग्राउंड है, बीटेक हैं आप जी, आपके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जी उनमें क्यों नहीं? सर, एक शुरू से सपना है एक कि सिविल सर्विसेज में जाना। अब चूंकि एक परिस्थितिवश मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपना पारिवारिक बिजनेस ही देखूं। ये सैलरी तो 1100 रुपये में मिलती है आपको, 11,000 रुपये बस सर पर मंथ सर। हाँ, तो बहुत कम है 11,000 रुपये। 10 साल से आप सर एक प्राइवेट 10 साल से हैं आप? हाँ, लगभग 10 साल। तो 10 साल से 11,000? सर एक प्राइवेट ये संस्था तो में मिनिमम वेजेज के भी कम है। सर इसके अलावा मैं अपना खुद का और दूसरा काम करता हूँ, बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का सर। तो ये जो 11,000 रुपये की सर जो सैलरी की बात है सर, ये जितनी फीस आती है और खर्चे निकाल के फिर जो हमारे पास बचता है हमारी तनख्वाह के लिए, वो उसके अलावा सर थोड़ा बहुत हमें पार्ट जो है। लेकिन आप कहीं जाना तो चाहते ही नहीं है, किसी राज्य में नहीं जाना चाहते आप। आपने 5 जोन में से 4 में तो 0 कर दिया, जी। 1 में 2 को ऑप्शन दिए, मतलब पूरे हिंदुस्तान में आपने केवल 2 ही राज्य चुने हैं, बाकी राज्य में तो आप जाना ही नहीं चाहते। तो कैसे सिविल सर्विसेज कैसे जस्टिफाई करेंगे आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? सर एक तो इसको सर ना जाने की बजाय मेरे लिए सारे राज्य बराबर है, मैं इसको इस तरीके से कहना पसंद करूंगा। और दूसरी चीज सर, चूंकि बराबर है तो इसमें वो दे देते आप, इसकी जो है ना प्राथमिकता जो है जोन्स को, जी, तो आपने तो सबको जो है निकाल ही दिया।
अपने कंसिडरेशन में से? सर जैसा मैंने कहा कि एक मेरे लिए एक तो सारा भारत बराबर है। दूसरी चीज़ ये चूँकि मैं एक पीएच कैंडिडेट हूँ, मुझे थोड़ा सुनने में परेशानी होती है। इस वजह से सर एक होम स्टेट और इसके अलावा एक दूसरा स्टेट, वो 2 चुनने का सर ऑप्शन तो था। होम स्टेट के आसपास में भी काफी स्टेट्स हैं, जी सर। वो नहीं दिए आपने? सर दूसरा होम स्टेट उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोस में भी जो बिहार है सर वो तो दिया है। और भी तो है ना, सर उत्तर केवल प्रदेश के 2 आसपास में केवल बिहारी थोड़ी है, जी। और भी राज्य। सर सॉफ्टवेयर इस तरीके का है कि सर इसके अलावा एक ही राज्य दूसरा होम स्टेट के अलावा एक और राज्य ही चूज़ कर सकता हूँ सर। क्या है? सर होम स्टेट के अलावा सर एक ही ये और सॉफ्टवेयर अलग ऐसा है। सॉफ्टवेयर सर में उसमें सॉफ्टवेयर में अपने आप ऑलरेडी ये आ रहा था। और दूसरा सर कार्मिक मंत्रालय के जो गाइडलाइंस कार्मिक मंत्रालय की से उसके हिसाब से सर जो अगर कोई पीएच कैंडिडेट है अगर होम स्टेट चूज़ करता है सर उसके अलावा एक उसे एक और केवल एक और दूसरा स्टेट चूज़ करने की सर पूरे सर। जितने भी स्टेट्स हैं, जोन है, उसमें से आप दूसरा नहीं कर सकते जोन? सर जोन तो कर सकते हैं। सर करके देखा था सर लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा हो नहीं रहा था सर। नहीं हुआ? सर नहीं हुआ सर। अनजस्टिस हुआ आपके साथ। ये आईपीएस को आपने ऑप्ट नहीं किया है, उसका क्या कारण है? सर इसमें आईपीएस को ऑप्ट न करने का जो कारण है सर वो ये है कि चूंकि मैं एक पीएच कैंडिडेट हूँ मुझे थोड़ा कान से सुनने में परेशानी होती है सर। इस वजह से सर ऑलरेडी उसमें नॉट ऑप्ट का ऑप्शन लेकिन उसमें फिर और दूसरी जो सर्विसेज हैं, जी जैसे डेनेप है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ये जो है डिफेंस वाली है, ये तो आपने इनको तो दी है प्रेफरेंस, तो वो मापदंड तो वहाँ भी हैं। सर बिल्कुल है सर वो सभी मापदंड उधर भी हैं लेकिन जो आईपीएस के लिए जो 99 से लिखा हुआ है वो ऑलरेडी इनबिल्ट उसमें बन के आया था कि उसमें मैं कोई भी अंतर कर नहीं सकता था। और इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज हैं उनके लिए सर ऑप्शन खुला हुआ था कि आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये बताया अभी सेक्सुअल एक हरासमेंट का जिक्र किया था आपने, ये सेक्सुअल हरासमेंट क्या है? सर सेक्सुअल हरासमेंट ये है किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं को किसी गलत तरीके से टच करना या उनको किसी अन्य चीज़ के लिए अनएथिकली उनको प्रोवोक करना। और अगर कार्यस्थल नहीं है तो? सर कार्यस्थल नहीं है तब भी सर किसी भी अन्य जगह पर गलत तरीके से छूना या उसको प्रोवोक करना या मतलब जो उनकी डिग्निटी के विरुद्ध हो, ये सर सेक्सुअल हरासमेंट है। नहीं कर सकते? सर ऐसा नहीं। मान लो कोई करता है तो क्या है इसको? सर अगर हम कार्यस्थल पर करते हैं तो सर इसके लिए विशाखा गाइडलाइंस हैं जिसके इसके अलावा कोई एक इंटरनल कमेटी कानून है, कोई कानून? सर विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार हम कर सकते हैं और एक विशाखा इंटरनल गाइडलाइंस तो है, कोई कानून इसके लिए है? सब कानून का नाम नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा, मान लो वर्क प्लेस पर नहीं है, और जगह होता है, तो फिर क्या होगा? सर कानून का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में कि कानून का नाम सर नहीं बता पाऊंगा मैं। मान लो कोई ऑफेंस कमिट करता है, जी सर। कोई भी, तो उसके लिए कानून है हिंदुस्तान में, कौन सा कानून है? सर कानून का नाम मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा मुझे सर अच्छा, मर्डर हुआ मान लो, जी सर। तो कौन सा कानून है? सर अगर जैसे मर्डर है तो आईपीसी सेक्शन इसमें भी आईपीसी के सेक्शन लगेंगे, इसमें भी आईपीसी के सेक्शन। ओके, थैंक यू। आप कहाँ नौकरी करते हो? सर मैं अपना स्वयं का आईटीआई जो है वो चलाता हूँ सर। आईटीआई सर। आईटीआई हो गया? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अच्छा, आप चलाते हो या वहाँ सर्विस करते हो? सर वो हमारा अपना ही है सर, जब मैं चलाता हूँ सर। अच्छा, आप चलाते हो, ओके। आप बता सकते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई सर और कैसे हुई? सर ये बता सकता हूँ कि इसकी जो भाषा की जननी जो है वो एक तरह से संस्कृत भाषा है लेकिन कब और कहाँ हुई सर ये नहीं, हिंदी भाषा की मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, और कोई भाषा की? सर और कोई भाषा की बता सकते हो? सर तमिल का जो पौराणिक कारण है कि महामुनि अगस्त ने इसको प्रारंभ किया था शिव जी के मुखारबिंद सुनकर, लेकिन कब किया लेकिन इस बारे में मैं अच्छा, ठीक है। अब पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और अब नीति आयोग, इस दोनों में फर्क क्या है? सर प्लानिंग कमीशन जो है वो एक पूरी प्लान करके एक योजना बना करके वो आपको देता था सर और राज्य को देता था। राज्य जो है उसके अनुरूप जो है उसी एक प्लान पे काम करता था। नीति आयोग जो है केवल एक नीति बना देता है। नीति इन द सेंस कि वो आपको एक मार्ग प्रशस्त करता है कि हमें इस गोल को अचीव करना है।
कैसे करना है ये राज्य का अपना प्रोरोगेट है कि वो किस तरीके से करता है, कितना। दूसरी बात ये है कि सर नीति आयोग जो है वो आपको सॉरी प्लानिंग कमीशन जो है वो आपको फंड रिलीज़ कर देता था। नीति आयोग के पास ये पावर नहीं है सर फंड की। अच्छा, तो मतलब प्लानिंग कमीशन काफी डिटेल में प्लानिंग भी देता था, पैसे भी देता था, जी, और नीति आयोग सिर्फ आपको दिशा देता है कि भी इधर चलो या उधर चलो, जी। बाकी सब अपने आप करना होगा। सर अपने आप का मतलब ये है कि सर अगर किसी क्षेत्र विशेष की परेशानी है तो उसको राज्य ज़्यादा बेहतर समझता है केंद्र की अपेक्षा। तो वो उसमें सर राज्य के भी ये भी उतना ही सर स्कोप खुला हुआ है कि वो और ज़्यादा बेहतर अपने नागरिकों के लिए ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकता है। नहीं, तो इस हिसाब से तो ऐसा लगा कि पहले वाला व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी। सर व्यवस्था सर नीति आयोग की भी अच्छी है और प्लानिंग कमीशन की भी अच्छी है, दोनों का अपना एक महत्व है सर। बट लिमिटेड है ना, नीति आयोग का बहुत ही लिमिटेड स्कोप बन जाता। सर अगर प्लानिंग कमीशन जो कि सेंट्रल कमेटी है सर वो अगर पूरी तरीके से कर दे तो कहीं ना कहीं ये संघवाद की जो मूल भावना है सर उसके सर विपरीत हो जाएगा सर। ये राज्य को कोई भी उसमें छूट नहीं मिल रही है। अच्छा ठीक है, समझ लो आप कौन से राज्य से? बिहार से? सर यूपी से। यूपी से। अभी यूपी का एक विभाजन तो हमने पहले कर दिया था 2000 के आसपास। अब और भी उसमें से नए राज्य बन सकते हैं या बनाना चाहिए? सर ये तो सर राज्य विधानमंडल का और राष्ट्रपति का सर ये प्रोग्रेट है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसको संसद चाहे तो सर इसको करे। राष्ट्रपति चाहे तो करे। तो उसको उन लोगों को थोड़ी सपना आएगा कि अब ये कर दें और कर दिया। कुछ कारण होते होंगे, कुछ प्रोसेस होती होगी। सर इसके लिए या तो सर संसद चाहे या राष्ट्रपति चाहे कि उसको तोड़ना है, या फिर अगर विधानसभा की 500 सीटों से ज्यादा हो रही है सर तो इसको कम से कम 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। तो ये हो रहा है वो सब राष्ट्रपति के स्टेज पे होता है। सर ये राष्ट्रपति देखता है सर, मगर ये राष्ट्रपति का वो कार्य है कि किसी राज्य को तोड़ना है और किसी राज्य को 2 भागों में विभाजित करना है या नहीं करना है, ये राष्ट्रपति का अपना आदेश है। वो तो फाइनल हुआ है, पर उससे पहले राज्य की असेंबली का कोई रोल नहीं है, पॉलिटिक्स और लोगों का कोई रोल नहीं है इसमें। सर इसके लिए राज्य विधानमंडल या लोग जो है इसके लिए राष्ट्रपति के पास अपनी संस्तुति भेज सकते हैं कि या फिर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लेना ये राष्ट्रपति का अपना स्वयं करता है। अगर जैसे कि पिछले भी आंध्र प्रदेश के केस में हुआ था कि आंध्र प्रदेश नहीं चाहता था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टूटे, लेकिन राष्ट्रपति ने उसको 2 भागों में विभाजित करने का आदेश दिया। तो राष्ट्रपति इसको आदेश दे सकता है, राज्य अपनी राय पेश कर सकता है, लेकिन उसको माने ना माने करता राष्ट्रपति के पास है। ये मतलब राष्ट्रपति कौन क्या कारण से क्या पैरामीटर को यूज करके निर्णय लेते होंगे, है ना? कुछ तो उसके पैरामीटर्स होते होंगे ना। सर एक तो विधानसभा की सीटें कि अगर बहुत ज्यादा हो रही है, दूसरी सर ये है कि संकेंद्रण राजधानी का संकेंद्रण और लोगों तक पहुंच पूरी तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, और बाकी सर। ओके, धन्यवाद। तनुज, फिर आपको हम कुछ मिनट के लिए बाहर मीटिंग रूम में भेजेंगे, उसके पश्चात आपको दोबारा बुलाएंगे और आपसे जो है आपका फीडबैक शेयर करेंगे। थैंक यू सर। अभी बुलाते हैं। आइए सर। थैंक यू तनुज, आपका कब है इंटरव्यू? सर 25 को 25 अप्रैल। 25 से। तो तनुज, वैसे तो जो हम लोगों ने जो इंटरव्यू आपका किया है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो उसमें आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके बारे में हमने पूछा था। तो अब आपके जो एरियाज हैं जिनके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि आपका जो है वो सब्जेक्ट रहा है, उस बारे में जरूर आएंगे। क्रिकेट के बारे में आपसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे भी थे, पर और भी प्रश्न आ सकते हैं, कितने तरह की बॉल्स होती हैं वगैरह। देन आईपीएस नहीं ऑप्ट किया है, उसकी वजह जो भी है वो आपसे पूछी जा सकती है, वो आप जरूर बता दीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ये खासतौर पर ऑप्शनल है, तो इंडिया की रिलेशंस अपने नेबर्स के साथ, इंडिया की चाइना के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, इन सब के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको एक हिंट दिया था, तो आपने उसमें बता दिया था कि ये साथ वाले देश में पाकिस्तान के अंदर, और आपने हमारे देश के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू का आपने उदाहरण दिया था। तो
इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है काफी प्रश्न जो है आने की संभावना है। तो पूरा सब्जेक्ट अपनी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने तैयारी करके ही किया होगा। विमेन, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन, इन 3 कैटेगरीज के तहत क्या-क्या स्कीमें गवर्नमेंट की हैं, उनको जरूर से आप पढ़ लीजिएगा। और एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन करता है, इसमें कलेक्टर का क्या रोल है, लैंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं, ये सारी चीजें, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो रोल है मजिस्ट्रियल, उसको पढ़ लीजिएगा। साथ में इलेक्शन में उसके क्या रूल्स होते हैं, और ये जो स्कीम्स प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक पॉलिसीज हैं, तो चूंकि पॉलिटिकल साइंस है तो पब्लिक पॉलिसीज की थियरी जो है आप समझ लीजिए कि पब्लिक पॉलिसी का क्या प्रोसेस होता है, तो इन सब के बारे में कर लीजिएगा। और बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, जैसे मैंने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो धमकी दी है उस बारे में, और प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज होती हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा। और क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विस में, इसके बारे में भी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। उसकी वजह थोड़ी सी और सॉलिड बना लीजिएगा कि क्यों आप आना चाहते हैं, ये इसका जो जॉब है वो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देगा, वो जो कि दूसरे किसी और जॉब में शायद नहीं मिलेगा। तो वो अगर आप कर लेंगे तो आपका जवाब जो है कन्विंसिंग रहेगा। और बाकी जैसे पॉश वगैरह के बारे में आपसे पूछा गया था, तो जो विमेन के लिए स्कीम जो भी बनी हुई है वो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो पूछिए सर। इसी में एक छोटा सा प्रश्न हाँ, जी, जो आपने हायरार्की की बात करी थी सर, कि रेवेन्यू रेवेन्यू के लिए सर, रेवेन्यू बोर्ड की क्या हायरार्की है सर? हायरार्की का मतलब होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो अधिकारी होते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर कलेक्टर होता है, उसके नीचे जो है एसडीओ होता है, जिसको हम एसडीएम भी कहते हैं, एसडीओ, उसके नीचे तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, उसके नीचे जो है कानूनगो होता है, जिसको गिरदावर भी कहते हैं, उसके नीचे पटवारी होता है। ये रेवेन्यू की हायरार्की है, ठीक है। और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फार्मर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होती है उनका निपटारा करना, तो कलेक्टर भी कोर्ट होल्ड करता है, एसडीओ भी करता है, तहसीलदार भी करता है, तो इस प्रकार से निपटारा, ठीक है। और कोई प्रश्न तो नहीं? चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप खूब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शुभकामनाएं। An academy. Let's crack it.